गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंद्राज सैनी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि निर्देश तंत्र क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे निर्देश तंत्र की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी पार्टिकल होता है, कोई भी पार्टिकल की दो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। स्थिरावस्था व गत्यावस्था, फर्स्ट और सेकंड गत्यावस्था, ठीक है। और ये दोनों अवस्थाएं, ये जो दोनों अवस्थाएं हैं, ये दोनों अवस्थाएं सापेक्ष अवस्थाएं होती थी। ये हमने देखा था कि ये दोनों अवस्थाएं सापेक्ष अवस्था होती हैं। अर्थात इन दोनों अवस्थाओं को बताने के लिए हमको किसी अन्य वस्तु की पिंड की निगाह की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हम उसके सापेक्ष ही इनको बता सकते हैं। इसका मतलब हमको एक निर्देश तंत्र की जरूरत होती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि निर्देश तंत्र क्या होते हैं, ठीक है। तो निर्देश तंत्र क्या होते हैं? तो वह वस्तु या पिंड जिसके सापेक्ष हम किसी अन्य वस्तु या पिंड की स्थिति को व्यक्त करते हैं, निर्देश तंत्र कहलाती है, ठीक है। इसको समझना, वह है वस्तु या निकाय या पिंड, ठीक है, जिसके सापेक्ष अन्य वस्तु या पिंड या निकाय की स्थिति को व्यक्त करते हैं। तो ये वस्तु है ना, वह वस्तु, ये वाली जो पहले आपने जिक्र किया है, ये वस्तु आपकी है, निर्देश तंत्र कहलाती है, ठीक है ना। वह वस्तु जिसके सापेक्ष अन्य वस्तु की स्थिति को व्यक्त करते हैं, निर्देश तंत्र कहलाती है, ठीक है। देखिए, इसको समझिए। निर्देश तंत्र, जैसे मेरे से पूछा जाए कि भाई कि क्लास में बैठे किसी भी बच्चे की स्थिति बताइए, तो मैं बताऊंगा भाई कि मेरे से, ठीक है ना। मैं अपना ही रेफरेंस दूंगा कि भाई मेरे से वो बंदा इतनी दूरी के ऊपर इस डायरेक्शन में बैठा हुआ है, ठीक है ना। कि भाई मेरे से इधर उत्तर में या पूर्व में या दक्षिण में जो भी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में बैठा हुआ है, ठीक है। मैं यदि जैसे फैन लगा हुआ है, फैन की पोजीशन उनसे मैं कोई मेरे से, तो मैं बताऊंगा कि भाई फैन है वो मेरे से इतनी दूरी के ऊपर, ठीक है ना, इतनी ऊंचाई के ऊपर लगा हुआ है। तो उस फैन के लिए और उस बच्चे की पोजीशन के लिए मैं खुद क्या हो गया, एक निर्देश तंत्र हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपसे यदि कोई पूछे कि भाई वो चीज़ कहाँ है, ठीक है ना, कोई भी कोई भी चीज़ ले लीजिएगा, ठीक है, कि आगरा कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, ठीक है। कोई वस्तु कहीं पर रखी हुई हो तो वो वस्तु कहाँ है, तो आप उन चीज़ों को जब बताओगे तो आप अपने सापेक्ष ही बताते हो। इसका मतलब आप खुद उन चीज़ों के लिए क्या हो गए, निर्देश तंत्र। जैसे एक बस जा रही है, ठीक है, और उस बस की जो रफ्तार है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, ठीक है। अब एक ही बस की जो रफ्तार है वो अलग अलग लोगों के सापेक्ष, ठीक है ना, अलग अलग चीज़ों के सापेक्ष अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना, और वो बस जा रही है और
मेरे को वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिख रही है, ठीक है। और एक कोई दूसरा बंदा है जो उस बस के अंदर बैठा है, ठीक है, वो बंदा उस बस पे देख रहा है, तो वो बस उस बंदे को रेस्ट में दिखाई देती है, ठीक है, कि बस नहीं चल रही, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बंदा भी उसी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस बस में बैठा हुआ चल रहा है, उसके साथ वो बस भी चल रही है। तो दोनों की जो सापेक्ष गति है, ठीक है ना, सापेक्ष वेग है दोनों का, वो 0 हो जाता है। तो उस बंदे को वो रेस्ट में दिखती है। और हो सकता है कि वही बस किसी दूसरे के सापेक्ष मेरे को 30 दिख रही है और किसी अन्य के सापेक्ष 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलती हो। वो कैसे होगा कि वो बस तो मान लो कि इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में चल रही है, और एक दूसरी बस है वो 50 किलोमीटर की स्पीड से -x डायरेक्शन चल रही है, ठीक है। एक वो 30 वाली बस x डायरेक्शन चल रही है, और जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो दूसरी बस है वो -x डायरेक्शन चल रही है। तो जब ये -x डायरेक्शन में चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इसके सापेक्ष जब आप इस पहली बस को देखोगे जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो इसके सापेक्ष इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या देखते हैं कि जो निर्देश तंत्र है, ठीक है ना, अलग अलग निर्देश तंत्र में, ठीक है ना, अलग अलग निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तुओं की स्थिति अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे निर्देश तंत्र की जरूरत पड़ती है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए जो ये निर्देश तंत्र है, सबसे ये तो हमने ऊपर से बताया कि भाई निर्देश तंत्र क्या होता है, कि कोई भी वस्तु, पिंड या कोई निकाय ले लीजिएगा, ठीक है ना, सिस्टम, उसके सापेक्ष यदि हम किसी दूसरी वस्तु की पोजीशन को बताएं तो वो क्या कहलाती है? पहली वाली वस्तु निर्देश तंत्र, ठीक है। लेकिन अब यदि हम इसको यहाँ पे अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त करें कि इसका मैथमेटिकल अध्ययन कैसे किया जाएगा, फॉर्मूले कैसे निकाले जाएंगे इस निर्देश तंत्र से, ये निर्देश तंत्र को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक जो सबसे इजीएस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सबसे सरलतम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक ना, हमको मतलब इजी से प्राप्त होने वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है कार्तीय निर्देश तंत्र, ठीक है। ये जो फ्रेम रेफरेंस होता है ये कार्तीय निर्देश तंत्र होता है, निर्देश तंत्र, ठीक है, जो आप पिछली क्लास में पढ़कर भी आए हो इसको, कि इसमें क्या होते हैं x, y और z, ठीक है ना, 3 एक्सिस होते हैं। देखो ये बनता कैसे है, ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है कि जब 3 प्लेन, ठीक है ना, 3 प्लेन 1, 2 और 3, ठीक है ना, ये 3 प्लेन जब एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो इस निर्देश तंत्र की, कार्तीय निर्देश तंत्र की रचना होती है, ठीक है ना, निर्माण होता है। तो जो ये तीनों प्लेन एक दूसरे को लंबवत जिस बिंदु के ऊपर काटते हैं, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, ओरिजिन, ठीक है, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन, इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस निर्देश तंत्र में जो प्रेक्षक होता है, ठीक है, जो ऑब्जर्वर होता है, वो मूल बिंदु के ऊपर बैठा रहता है और यहाँ से बैठा ऑब्जर्व करता है कि पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है, कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो मूल बिंदु, जब तीनों प्लेन एक दूसरे को किसी बिंदु के ऊपर काटते हैं तो वो बिंदु मूल बिंदु कहलाती है। और दो प्लेनों से, ठीक है ना, दो प्लेनों के आपस में इंटरसेक्ट करने से, एक दूसरे को काटने से ये लाइन का निर्माण होता है, ठीक है। आप ये मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो कि दो समतल जब एक दूसरे को काटते हैं तो देखो ये एक, जहाँ पे ये लंबवत मिलते हैं तो यहाँ पे एक लाइन बनती है, ठीक है। तो एक प्लेन ये बना, ठीक है ना, दूसरा प्लेन ये बना, और तो इस तरीके से दो प्लेन जो हैं एक दूसरे को जहाँ जब काटते हैं तो एक लाइन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे 3 प्लेन है जो एक दूसरे को लंबवत काट रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 3 लाइन्स बनती है और इन लाइन्स को हम एक्सिस बोलते हैं, ठीक ना, एक्स
6। ठीक है, तो ये जो कार्तीय निर्देश तंत्र है सबसे सरलतम निर्देश तंत्र है। इसका हम कहीं पे भी एकदम इजी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। ठीक है ना, एक रेस्ट पार्टिकल है उसकी पोजीशन क्या होगी, गतिशील पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, देखिए कण की स्थिति। ठीक है, कार्तीय निर्देश तंत्र में कण की स्थिति ये है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये है मूल बिंदु, ये x y और ये z। ठीक है, तो जो कण की स्थिति है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो इस पोजीशन ऑफ पार्टिकल को मान लो कि ये कोई पार्टिकल है यहाँ पे। ठीक है, इसकी निर्देश तंत्र में इसकी पोजीशन को हम दो तरीके से देते हैं, एक तो स्थिति सदिश के द्वारा, एक तो स्थिति सदिश के द्वारा। ठीक है, जिसको आप पोजीशन वेक्टर बोलते हो, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और जो सेकंड है वो है निर्देशांकों के द्वारा, निर्देशांकों के द्वारा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे स्थिति सदिश क्या होता है, तो जो मूल बिंदु जो है आपकी ओ को पी से मिलाने पर ये जो रेखा बनती है हमारे पास। ठीक है, इस रेखा को हम बोलते हैं स्थिति सदिश, इसको हम बोलते हैं स्थिति सदिश। ठीक है, इसको हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो निर्देशांक है, निर्देशांक क्या होते हैं, निर्देशांकों को हम x y व z से रिप्रेजेंट करते हैं, x y z। तो यहाँ पे जो x y z ये निर्देशांक है, ये हमको कैसे मिलते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं। तो देखिए जो x है, x क्या होता है, x इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से यहाँ पे देखना, ये जो प्लेन है ना आपका, कौन सा प्लेन है, z y z। ठीक है, आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये जो प्लेन है आपका, ठीक है ना, ये जो y z प्लेन है, ठीक है ना, इस y z प्लेन के ऊपर इस बिंदु से लंब की लंबाई होती है ये। ठीक है, जो x है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, इस बिंदु से y z प्लेन के ऊपर लंब की लंबाई होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो y है, ये y क्या है, जो ये प्लेन है आपका, ये वाला प्लेन। ठीक है, ये वाला प्लेन, ठीक है ना, ये है y। x z जो प्लेन है आपका, ठीक है, x z प्लेन, इस x z प्लेन पर इस बिंदु से लंब की लंबाई होती है। ठीक है, और जो z है, z आप समझ गए होंगे कि इस x जो है y z प्लेन के ऊपर इस बिंदु से लंब की लंबाई होती है, y जो है इस बिंदु से x z प्लेन के ऊपर लंब की लंबाई होती है। तो z क्या होगा, जो आपका x और y है, ठीक है ना, x y, इसके ऊपर इसकी लंबाई होगी। ठीक है ना, ये यहाँ पे आप बनाओगे तो ये यहाँ से देखो, ठीक है ना, ये है z, तो ये यहाँ से
ठीक है, वैसे समझ गए होंगे कि जो एक्स और जेड है, ठीक है ना, तो जेड क्या है, ये एक्स और वाई प्लेन के ऊपर लंब की लंबाई है, ठीक है, ये 2D में है, मैं इसको 3D में करके बताता हूँ आपको, तो पता चल जाएगा। ये आपका खंड है, ठीक है, और ये x, ये y, ये z, ये लंब है, ठीक है, और ये y है, ठीक है, ये x y z, ठीक है, ये बिंदु है आपका P, ठीक है, जिसके निर्देशांक है x y व z, ये है आपका, ये O है, ओरिजिन है, और ये है आपका स्थिति सदिश r वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो x है, x निर्देशांक है इस प्लेन के ऊपर, y और z प्लेन के ऊपर, ठीक है ना, लंब है, y जो है इस प्लेन के ऊपर लंब है, ये वाला जो प्लेन है इसके ऊपर लंब है, ठीक है, और जो z है, z वो x और y, x y का ये जो प्लेन है आपका, ये वाला प्लेन, ठीक है ना, इस प्लेन के ऊपर ये लंब है, ठीक है, तो ये x y z ये निर्देशांक थे। अब देखिए यहाँ पे, तो स्थिति सदिश r के द्वारा और निर्देशांकों के द्वारा निर्देशांक है आपके x y z, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो देखते हैं हम। तो उसको निकालने के लिए स्थिति सदिश, स्थिति सदिश r वेक्टर है निर्देशांकों के मध्य संबंध, के मध्य संबंध, तो देखो ये संबंध कैसे निकलेगा कि ये मूल बिंदु है, ये x y z है, ठीक है, ये यहाँ से ये एक वेक्टर ये हो गया, ठीक है, ये वेक्टर है ये आपका, ठीक है, और ये यहाँ से ये हो गया, ठीक है ना, ये y, तो ये तो हो गया आपका कोई नया वेक्टर हो गया, और ये हो गया आपका y, ठीक है, ये y हो गया, ये जो है आपका z है, ठीक है, और ये जो है आपका